नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हम ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ नए पहलू देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ सूत्र हैं, एक लेख है, ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य तैयारी और पाकिस्तान की शक्ति का आकलन। इसके कुछ अंश हैं हमारे पास, और इन अंशों से जो सबसे चौंकाने वाली बात निकल रही है वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर शायद वो नहीं था जो हमें दिखा। अच्छा। हाँ, लेख का विश्लेषण कहता है कि ये कोई पूरा हमला नहीं था, बल्कि एक तरह की मॉक ड्रिल थी, एक अभ्यास। मॉक ड्रिल मतलब सिर्फ एक अभ्यास? हाँ, एक सोचा समझा अभ्यास। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। इस लेख के हिसाब से इसका असली मकसद क्या था फिर? लगता है इसके दो मकसद थे। एक तो पाकिस्तान की असली सैन्य ताकत कितनी है, उसका ठीक-ठीक अंदाजा लगाना। ओके। और दूसरा ये देखना कि भविष्य में अगर मान लीजिए पीओके वापस लेना हो या पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई करनी हो, तो भारत को और कितने हथियार चाहिए होंगे, किस तरह के। अच्छा, तो ये मतलब एक तरह से उनकी क्षमता परखने के लिए किया गया। हाँ, ये नजरिया कि ये बस एक अभ्यास था, ये अपने आप में काफी अहम है। मतलब ये हुआ कि भारत ने शायद एक लिमिटेड, सीमित सैन्य कार्रवाई की और उसी से पाकिस्तान की तैयारी, उनकी प्रतिक्रिया, इन सबको परखा, बिना बड़ा युद्ध छेड़े। बिल्कुल। और यहीं पर ये विश्लेषण जो है रणनीतिक रूप से बड़ा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी, मतलब जिसे दुनिया शायद एक झड़प समझ रही हो, वो असल में खुफिया जानकारी जुटाने का एक तरीका हो सकती है। सही। दुश्मन की ताकत को मापने का, बिना पूरा युद्ध शुरू किए आप भविष्य की बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ये आधुनिक रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जैसा ये लेख बता रहा है। बिल्कुल सही कहा, हर कदम का गहरा मतलब। हाँ। और इन दस्तावेजों के मुताबिक इस अभ्यास के फौरन बाद भारत ने कुछ बड़े फैसले लिए या लेने शुरू किए। जैसे कि सबसे पहले तो मिग-21 विमान, उनको धीरे धीरे सेवा से हटाने का फैसला और पक्का हो गया। अच्छा। विश्लेषण कहता है कि इस अभ्यास ने शायद ये साफ कर दिया कि ये पुराने विमान अब पाकिस्तान के मौजूदा डिफेंस के सामने भी उतने कारगर नहीं रहे। मतलब उनकी सीमाएं पता चल गईं। हाँ, उनकी जगह स्वदेशी तेजस विमानों को शामिल करने की रफ्तार बढ़ाई गई। ओके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इन सूत्रों से ये भी इशारा मिल रहा है कि भारत को ये एहसास हुआ कि वायुसेना के लिए सिर्फ 36 राफेल विमान काफी नहीं है। सिर्फ 36? हाँ। इसलिए अब फ्रांस के साथ लगभग 114 और लड़ाकू विमान खरीदने की बात चल रही है। 114 और? बाप रे। हाँ, वायुसेना के लिए। और नौसेना के लिए भी अलग से 26 राफेल समुद्री संस्करण, उसकी भी योजना है। नेवी के लिए भी? हाँ, तो ये साफ दिखाता है कि अभ्यास से जो कमी महसूस हुई क्षमता में, उसको भरने की एक बड़े पैमाने पर तैयारी है। ये तो बिल्कुल सीधा कनेक्शन दिख रहा है। अभ्यास हुआ, कमियां दिखी, हाँ, और फिर उन कमियों को दूर करने के लिए ये कदम। हाँ, ये सिर्फ नंबर बढ़ाने की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिग-21 का हटना और तेजस का आना, हाँ, ये तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। सही। और राफेल की संख्या बढ़ाना, ये आक्रमण क्षमता, मतलब ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, उसको कई गुना बढ़ाने की कोशिश है। बिल्कुल। तो ये अभ्यास एक तरह का रियलिटी चेक जैसा साबित हुआ लगता है। हाँ, एक रियलिटी चेक। और उसी के आधार पर भविष्य की वायुसेना की पूरी रूपरेखा तय हो रही है। इस लेख के अनुसार तो ये बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। हाँ, और अब बात और भी पेचीदा हो रही है। अच्छा। विश्लेषण आगे कहता है कि इस अभ्यास से शायद ये भी पता चला कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ठिकाने ऐसे हैं जो या तो बहुत मजबूत हैं या फिर उनकी लोकेशन ऐसी है कि उन्हें पारंपरिक मिसाइलों से या सामान्य लड़ाकू विमानों से आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, हार्ड टारगेट्स मतलब। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे लक्ष्यों के लिए एक खास टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस हुई, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले लड़ाकू विमान। स्टेल्थ, ओके। इन दस्तावेजों के अनुसार ऐसे विमान इसलिए चाहिए ताकि वो पाकिस्तानी रडार की पकड़ में आए बिना अंदर घुस सकें। वहां जो छिपे हुए या बहुत सुरक्षित ठिकाने हैं, जैसे शायद जमीन के नीचे हथियार डिपो हों या कमांड सेंटर, उनको सटीकता से निशाना बनाएं और सुरक्षित वापस आ जाएं। तो इनका काम होगा रास्ता साफ करना। हाँ, बिल्कुल, ताकि बाद में जो सामान्य विमान हैं, नॉन स्टेल्थ वाले, वो भी अंदर जाकर बाकी कार्रवाई कर सकें। समझ गए। इसीलिए जानकारी के मुताबिक
रूस के साथ 57.5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के सौदे पर गंभीरता से विचार चल रहा है। 57 स्टेल्थ फाइटर्स। हाँ। इसकी रणनीतिक गहराई देखिए। हाँ। स्टेल्थ विमानों की जरूरत सामने आना ये बताता है कि भारत शायद अब उन टारगेट्स तक पहुंचना चाहता है जो अब तक पहुंच से बाहर माने जाते थे। बिल्कुल। ये सिर्फ क्षमता बढ़ाना नहीं है, ये दुश्मन की जो रक्षा रणनीति है उसके केंद्र पर चोट करने की तैयारी है। हो सकता है इस अभ्यास से ऐसे ही हाई वैल्यू टारगेट्स की सही लोकेशन या उनकी सुरक्षा कैसी है इसकी जानकारी मिली हो। हाँ, हो सकता है। ये तो भविष्य में किसी भी लड़ाई का पूरा रुख बदल सकता है, क्योंकि ये दुश्मन को कहीं भी सेफ महसूस नहीं होने देगा। सही कहा। ये फर्स्ट स्ट्राइक या डीप पेनिट्रेशन क्षमता हासिल करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल। विमानों के अलावा हवाई सुरक्षा, एयर डिफेंस, इस पर भी विश्लेषण में काफी जोर है। अच्छा, एयर डिफेंस पे क्या है? इसमें बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने कथित तौर पर दिल्ली की तरफ आ रही कुछ मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोका था। हाँ, ये सुना था। इससे उसकी काबिलियत तो साबित हुई, लेकिन अब बात इससे भी आगे बढ़ रही है। और आगे? भारत अब रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। S-500, S-400 के बाद सीधा S-500? हाँ। लेख का तर्क यह है कि S-400 पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों या फाइटर जेट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर परमाणु हथियार ले लाने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हों या भविष्य के हाइपरसोनिक खतरे, उनका सामना करने के लिए एक लेवल और ऊपर जाना होगा। हाइपरसोनिक? अच्छा। हाँ, और वो है S-500, जिसे लेख में